ये दोस्तों वास्तविक संख्याएं क्या होती है उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती है। आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, कैपिटल एन से उसको डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्याएं, प्रमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याएं। क्लास 9th तक आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती हैं। ठीक है, काउंट 1 से स्टार्ट होकर और अनंत तक चलती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 0 से स्टार्ट होके और अनंत तक जाती है, 1 2 3 ये जाती है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हो गई। फिर पहले प्राकृतिक संख्या होती है, फिर उसके बाद में पूर्ण संख्या बनती है, उसके बाद बनता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जो जिसमें 0 भी हो, ठीक है, 0 भी हो, माइनस के भी हो और प्लस के भी हो। वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं यानी प्लस की संख्याएं और माइनस की संख्याएं दोनों संख्याएं हो और 0 भी उसमें ऐड हो। देखो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता, ये 1 से स्टार्ट होती है। फिर पूर्ण संख्याएं होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होती है और 1 फिर अनंत तक चलती है। लेकिन प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, यानी माइनस की संख्या एक भी नहीं होती, ये सारी पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, प्लस की संख्याएं होती है। ठीक है, लेकिन पूर्णांक संख्या आ गई, इसमें ये प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं और 0 भी होता है। ठीक है, और इनको एक रेखा पर भी ऐसे दर्शाया जाता है, जिसमें बीच में होता है 0, बीच में होगा 0 और अगर हम इधर आएंगे तो हमें मिलेगी माइनस में और अगर इधर जाएंगे तो हमें प्लस में नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में पूर्णांक संख्याओं से बनती हैं प्रमेय संख्याएं। प्रमेय संख्या होती हैं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है प्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1/2, 2/3, 5/4, ये सारी संख्याएं प्रमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है प्रमेय संख्या कहलाती है। फिर उसके बाद में आती हैं अप्रमेय संख्याएं। ठीक है, अप्रमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अप्रमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आपने देखो अभाज्य संख्या पढ़ी होगी। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका गुणनखंड ओनली, यानी कि वे संख्याएं जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 11 13, ये सारी अभाज्य संख्याएं। तो अगर इनके मैं अगर रूट लगा देता हूँ, तो अप्रमेय संख्याओं को ये एग्जाम्पल बनते हैं। ठीक है, क्या बनेंगे, अप्रमेय संख्याओं के एग्जाम्पल, जैसे √2, √3, √5, ये सारी क्या हैं, अप्रमेय संख्याएं। ठीक है, और एक पाई सुना होगा आपने, 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और अगर पॉइंट में हम लिखते हैं तो 3.14। ठीक है, ये 1/4 हम सिर्फ एक निश्चित मान ले लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन ये अनंत तक होता है। ठीक है, इसका कहीं पर भी ठहराव नहीं है, ये आगे चलता रहता है। अशांत, इसका दशमलव प्रसार कैसा रहता है, अशांत रहता है, इसलिए ये अप्रमेय संख्या में इसको रखा जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो बट्टा में है, लेकिन बट्टा में तो है, लेकिन अप्रमेय संख्या भी बट्टा में होती है, लेकिन उनका दशमलव प्रसार अगर अनंत तक चलता है, कहीं पर भी वो ठहरते नहीं है, तो वह अप्रमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अप्रमेय संख्या होती है, ये हो गई। अब देखो, अब तक हमने इतना पढ़ लिया, अब आती है बात की वास्तविक संख्या क्या होती है। बोलोगे सर आप क्या मतलब, ये इतना तो हमने पढ़ ही रखा है पहले, क्या समझा रहे हो, वास्तविक संख्या समझाओ ना। तो भैया
ये जो आपकी वास्तविक संख्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बनती किससे हैं। तो वास्तविक संख्या आपकी बनती है अप्रमेय और प्रमेय संख्याओं से। लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछ लेते कि सर अप्रमेय संख्या किससे बनी, तो ये आपको बताना थोड़ा सा ज़रूरी था। प्राकृतिक संख्याओं से पहले प्राकृतिक संख्या होती है, फिर पूर्ण संख्या बनती है, फिर पूर्ण संख्या और प्राकृतिक दोनों संख्याओं से बनती हैं पूर्णांक संख्याएं, फिर उसके बाद में आती है प्रमेय संख्याएं। ठीक है, इन तीनों से बनती हैं परिमेय संख्याएं और फिर आती है अप्रमेय संख्या। इन दोनों से परिमेय और अप्रमेय, इन तीनों का इन सबका एक भाई हो जाता है, सबका बाप, वो है ये जितनी भी मतलब प्रमेय से संख्याएं हो गई, इन सबको मिला के एक संख्या बना दी, उसको बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब बोलते हैं तुम तो क्या हो, मैं हूँ रियल नंबर, आई एम द रियल नंबर। ठीक है, तो ये आती है रियल नंबर। रियल नंबर बनती है यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बनेगी प्रमेय संख्याओं से। ठीक है, और अप्रमेय संख्याओं से। परिमेय और अप्रमेय संख्याओं से बनने वाली संख्याओं को परिमेय और अप्रमेय संख्याओं से बनने वाली संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वे संख्याएं जिनमें अप्रमेय संख्या भी हो और परिमेय संख्या भी हो, उन सबको वास्तविक संख्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये अगर इतना समझ में आओगे तो इसको आप डिनोट भी कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको यूज किया जाता है कि आपसे बोला जाता है कि यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए आपको कोई भी एक वो दिया जाएगा, उससे एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि पहले ये समझते हैं कि यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखो, आपको ये भाग करना तो आता होगा, अच्छे से आता होगा, ऐसे बचपन में बहुत किए। ठीक है, ऐसे भाग डाल के देते थे, भाग करना तो अच्छे से आता होगा। तो ये भी पता होगा, अंदर वाले को इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, ये होता है भागफल, भागफल। और ठीक है, और नीचे यहाँ पे आने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसको आर से लिखा जाता है, इसको ठीक है, इसको ए से लिखा जाता है, और इसको लिखा जाता है क्वांटेंट बोलते हैं, तो इसको क्यू से बोला जाएगा। ठीक है, और इसको क्यू से लिखा जाता है, इसको पी से लिखा जाता है। ठीक है, वैसे डिवाइजर होता है, इसको डिवाइजर बोलते हैं, डिविडेंड, इसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइड करने वाला। ठीक है, ये होता है, ये आपने बचपन में पढ़े होंगे, खूब पढ़े होंगे, अभी तक 10 तक आ गए, 10th क्लास तक तो इतना आपने पढ़ा होगा, ये आई होगी। ठीक है, तो इसी से हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए देखते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि अगर मैं किसी भी संख्या में अगर भाग देता हूँ तो जो मेरे पास, अगर ये मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मेरे को ये निकालना है, ठीक है, भाज्य निकालना है, अंदर वाली संख्या निकालनी है, तो क्या करूँ मैं, अगर इस भाजक को और भागफल को अगर मैं गुणा कर दूँ, भागफल गुणा कर दूँ और शेषफल अगर मैं जोड़ दूँ, तो मेरे पास ये संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये संख्या प्राप्त होता है। जैसे देखो, एक छोटा सा लेते हैं, ठीक, ये छोटा सा 10 है, 10 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ, देखो बड़ा भी ले सकता था लेकिन छोटा सा ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। ठीक है, 2 से करते हैं, यहाँ पे ओ ले लेते हैं। ठीक है, ओ ले लेते 2। ठीक है, आगे हो गया। अब देखो आगे, अब इसमें एक अंक है, इसको लिया मैंने 1, कम पड़ गया, आगे वाला लेटर लिया, कितने हो गए, 10 हो गए। 2 का टेबल बोलेंगे, अरे 2 का पढ़ा तो आगता होगा ना, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6,
2 चौके 8 आता है ना? हाँ, तो बोल के सुनाओ, ठीक है। चलो 2 पंजे 10, ठीक है। तो कितनी बार? 5 बार। कितना आया? 10। माइनस कर दो, कितना बचा? 0, ठीक है। 2 0 छोटे छोटे, ठीक है, बड़े बड़े नहीं लगाने, ठीक है। आगे देखो, फिर 2 कैरी किया, फिर 2 का टेबल बोलो 2 बार, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो इसको 0, ये 0 शेषफल बचाना, ये शेषफल बचा। अगर मेरे को ये 102, यहाँ पे कितना लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे कितना लिखूँगा? 1। कितनी बार आया? 2, 1 बार में, ठीक है। तो देखो अब ये मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको, ये मेरे को 102 मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँ? 51 को 2 को 51 से गुणा करके प्लस ये जोड़ूँ, तो मेरे पास ये बचेगा कि नहीं बचेगा? 2 को 51 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 102 आया ना। और किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। ये संख्या प्राप्त करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा? इस भाजक को इससे गुणा कर दिया और ये ये मैं जोड़ दिया, तो मेरे पास ये अंदर वाली संख्या प्राप्त हो गई ना। तो इसी से बनता है विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन बनता है। यही होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसी से हम पढ़ेंगे। अरे डस्टर कहाँ गया रे मेरा? हाँ मिल गया, ये रहा, ठीक है। देखते हैं आगे। देखो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, क्या होता है इसको। देखो अब ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा तो हम लिखते नहीं है, तो इसको हम जो ये संख्याएं होती है इसको अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट कर दिया जाता है, तो वो लिखा जाता है। देखो आपका भाज्य क्या है? A, भाजक कितना है? P, या B भी बोल, सॉरी यहाँ पे हम B कर लेते हैं, ठीक है। आपकी बुक में B है तो B कर लेना, आप ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे तो कुछ भी कर सकते हो, P भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो कि सर B बुक में तो B है, आप B कहाँ से लेके आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे B है। उसके बाद में मल्टीप्लाई क्या है? भागफल कितना है? Q, ठीक, प्लस उसके बाद क्या है? शेषफल कितना आया था? R, ठीक है। शेषफल, सॉरी मैंने शेषफल तो मिटा ही दिया रे, ध्यान नहीं दे दो। ये क्या था? R, ठीक है, ये हो गया। अब एक कंडीशन और आपको लिखनी है, याद रखना, ठीक है, ये लिख लेना R B, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है? आपका ये R यानी शेषफल बड़ा हो सकता है, सॉरी शेषफल छोटा होगा, शेषफल बराबर हो सकता है या छोटा होगा 0 से, सॉरी 0 से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। R इज ग्रेटर देन 0, ये जिसकी तरफ ऐसे मुंह खोल के रखता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है, ग्रेटर होता है ना, इतना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो R ये जिसकी तरफ मुंह खोल के रखा वो बड़ा होगा, तो ये R की तरफ मुंह खोल के रखता है, R बड़ा हो सकता है, इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। R इज ग्रेटर देन इक्वल इज ग्रेटर देन, यानी बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, किससे? 0 से। R की ये जो वैल्यू रहेगी वो 0 से तो बड़ी रहेगी या 0 के बराबर भी हो सकता है। आपका शेषफल 0 भी आ सकता है या 0 से बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन फिर आगे बोला जा रहा है बट लेस देन B, R इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड लेस देन B, बट ये जो आपका भाजक है इससे हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका ये भाजक है उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, उससे हमेशा छोटा ही रहेगा। तो ये कंडीशन आपको लिखनी है, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये लिखना मत भूलना, इसी से आगे के सारे क्वेश्चन होंगे।